सिंह जी पार्टी। धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया। और सबसे बड़ी चीज, विश्वविद्यालयों से जुड़ी हुई चर्चा चल रही है, कुल गुरु की बात चल रही है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तमसे श्री से गुरुवे नमः। गुरु की जब बात करते हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी एक छवि होती है। कुल गुरु की चर्चा चल रही है, कुलपति की जगह हम कुल गुरु का नाम ले आ रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं आपका, आप ले आए, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरे से पहले माननीय भरतपुर से आने वाले सदस्य ने कई सारी चीजें कही। सही बात है कि साहब यूजीसी आपको वैलिड करेगी नहीं करेगी, क्या पता कल के समय में कुलगुरु कहीं पे साइन करते हैं, वो डिग्री अगर कैंसिल हो गई तो क्या होगा। हमारे यहां से कोई ग्रेजुएट करके कोई फॉरेन जा रहा है और वहां पे सब देखता है कि साहब वाइस चांसलर के सिग्नेचर ही नहीं है, तो उसको 4-4 बार धक्के खाने पड़ेंगे। आप इसके लिए कुछ ना कुछ एक ठोस चीज ले आए, मेरा तो यही निवेदन है। क्योंकि गुरु की बात है तो मैं उनके सामने या उसके विषय में आपके खिलाफ तो नहीं बोलूंगा, और गुरुओं की तो इज्जत हमेशा हम करते ही आए हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बहुत बड़ा नाम है, आप करें, स्वागत है आपका। पर मेरा निवेदन है कि आप विश्वविद्यालयों के बारे में भी सोचें। मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी में 2019 से लेकर 22 तक छात्र संघ का अध्यक्ष रहा, खूब बार धरने दिए, प्रदर्शन किए। एक बार की मैं आपको बात बता रहा हूं कि पिछली बार पेंशनर जो है, जो लगभग अपना पूरा जीवन वहां पे निकाल के आते हैं, वो सारे लोग बुजुर्ग, हरिमोहन जी साहब सबसे वरिष्ठ हैं। हरिमोहन जी साहब 70, 75 साल के हमारे जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने पूरा जीवन दिया है, वो सड़कों पे आए, धरने दिए। मैंने कहा क्या हुआ साहब, तो कह रहे हैं कि साहब हमने पूरा जीवन इस संस्था को दे दिया, आज के समय में ये संस्था हमें पेंशन तक नहीं दे पा रही। आप विचार करें कि चतुर्थ श्रेणी का कोई कर्मचारी है जिसकी पेंशन कुल मिला के 10,000 है, अगर 6 महीने तक आप उनको पेंशन नहीं दोगे तो उसकी क्या स्थिति होगी। होली दिवाली हमारे लिए गई है, हमारे लिए तो खूब सारे लोग आते होंगे मिठाइयां लेके, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, पोतों के लिए मिठाई कौन ले जाएगा, क्या स्थिति होगी। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर हमारी सारी यूनिवर्सिटीज फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। हम उसको अपलिफ्ट कैसे करें, उसके बारे में चर्चा करने की ज्यादा जरूरत है। अब बात करें स्टाफ की, यूनिवर्सिटी के अंदर सारे प्रोफेसर्स के पद खाली पड़े, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पद खाली पड़े, टीचिंग नॉन टीचिंग के सारे पद खाली पड़े, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो गेस्ट फैकल्टी पे जो प्रोफेसर्स आ रहे हैं, जो पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, वो इसी उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी सरकार कोई ना कोई ऑर्डिनेंस लाएगी और हमें परमानेंट करेगी। तो मेरा तो निवेदन है कि जो गेस्ट फैकल्टी पे आ रहे हैं, आप उनको परमानेंट करें। नॉन टीचिंग के जो स्टाफ है, लगभग काफी लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन दे दिया, अभी तक वो टेम्परेरी है, उन लोगों को आप परमानेंट करें। साथ ही साथ मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, आप बहुत एक्टिव हैं, माननीय मंत्री जी बहुत लांठा है। आपसे तो मेरा ये निवेदन है कि आप उन यूनिवर्सिटीज में, उन हॉस्टल्स में, उन विद्यार्थियों के साथ में एक एक दिन, एक एक रात गुजार के आए। आप वहां की हॉस्टल्स की स्थिति देखें, वाकई लगेगा स्टूडेंट्स को कि हमारे माननीय मंत्री जी बहुत एक्टिव हैं। आप वहां पे जाएंगे तो देखेंगे कि साहब हमारे पास क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हमारे यहाँ पे। आप उनके बीच में अगर समय निकालेंगे तो 4 चीजें साथ में निकल के भी आएगी। साथ ही साथ अभी बात चल रही थी सिंडिकेट की, सीनेट की, तो सीनेट और सिंडिकेट के अंदर छात्रों को या छात्र नेता या जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, आप कैसे भी तय करें और उनको जगह दें, ताकि एक कम्युनिकेट रहे। समन्वय नहीं है साहब, विश्वविद्यालय प्रशासन अलग भाग रहा है, छात्र अलग भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ब्रिज बनाने की जरूरत है। मेरा निवेदन है कि आप इस बारे में भी सोचें। साथ ही साथ मैं स्पोर्ट्स की बात करूंगा साहब। आज के समय में यूनिवर्सिटीज का स्पोर्ट्स हम बात कर रहे हैं साहब, पंजाब हरियाणा में इतने खिलाड़ी बाहर जा रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को क्या हुआ साहब, वो इसलिए खेल नहीं पा रहे हैं कि साहब उनके पास ना तो पूरे संसाधन है, ना वहां पे पूरे शिक्षक है। मेरा निवेदन है कि अपन इस बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। आज एआई का जमाना आया है, टेक्निकल चीजों का जमाना आ गया है। हमारे बच्चे आज के समय में ग्रेजुएट होके बेरोजगार होते जा रहे हैं। एक लंबी फेरियस्त हमारे पास, एक दिनों दिन ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। साहब हमें विचार करना पड़ेगा कि हम जिस ओर जा रहे हैं, क्या वो रास्ता सही है। साथ ही साथ मेरा तो यही विशेषकर निवेदन माननीय मंत्री जी से रहेगा कि आप वहां जाएं। साथ ही फीस का मामला है, बहुत बड़ी चीज है, बहुत गंभीर समस्या है माननीय सभापति जी। मैं उस छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा, छात्रों के बीच में काम करने का मुझे मौका भी मिला। वेस्टर्न राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, मैं वहां देखता था
कि साहब ग्रामीण परिवेश से जो आने वाला विद्यार्थी है वो अपनी ग्रेजुएशन के साथ साथ तैयारी भी करता है। कई सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं काम भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं। आप उन पे फीस बहुत ज्यादा तरीके से बर्डन डाल रहे हैं। आप विचार करें कि पिछले 2 साल पहले मैं एक बार देख रहा था, अखबार देख रहा था, उसमें लिखा हुआ आया कि साहब 4 गुना हमने फीस बढ़ा दी। इस तरीके से अगर हम फीस लाते गए तो साहब ग्रामीण परिवेश से आने वाला वो विद्यार्थी है वो कहां जाएगा, वो कैसे तैयारी करेगा? तो कहीं ना कहीं उनके हितों के बारे में भी सोचने की जरूरत है। साथ ही साथ क्लासेज वगैरह की अगर मैं बात करूं, लगभग सभी विश्वविद्यालय से निकल के आए हैं, हमारे मनीष भाई हंस रहे हैं। तो मनीष भाई आप देखते होंगे कि कहीं पे भी क्लासेज पूरे तरीके से नहीं लग रही। आज हमारे स्टूडेंट्स जो है वो परेशान हो रहे हैं। अगर बात करें प्रोफेसर से तो कहते हैं कि साहब स्टूडेंट नहीं आ रहे, स्टूडेंट कहते हैं कि साहब प्रोफेसर नहीं आ रहे। तो ये जो सिस्टम है इसको सही करने की जरूरत है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर हमने समय रहते इस सिस्टम को सही नहीं किया तो कोलैप्स हो जाएगा ये सिस्टम। आज के समय में हम यहाँ पे जितने भी सदस्य बैठे हैं, कई सारे हमारे जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो छात्र संघ से जीत के आए हैं और निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो पश्चिमी क्षेत्र के, पश्चिमी राजस्थान के उस रेगिस्तानी क्षेत्र से निकल के मेरा जैसा एक जो मध्यम परिवार से आने वाला विद्यार्थी है वो यहाँ पे नहीं बैठ पाता। तो निश्चित रूप से आप लोग भी सारे लगभग हम एक लोअर मीडियम फैमिली से आते हैं। यहाँ पे मनीष भाई बैठे हैं, माननीय बायतू से आने वाले सदस्य हैं, शेरगढ़ से आने वाले सदस्य हैं, कई सारे हमारे लोग। ये तो मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की और जोधपुर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूं, उसके साथ ही साथ सुखाड़िया से आने वाले हमारे माननीय कृपलानी जी भी बैठे हैं। तो निश्चित रूप से ये छात्र संघ चुनाव होंगे तो नए युवाओं को राजनीति में आने का एक मौका मिलेगा। और निश्चित रूप से अगर आपको लग रहा है कि साहब चुनाव सही नहीं हो रहे तो आप उसके ऊपर कहीं ना कहीं 4 नियम ज्यादा लगाएं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्स ज्यादा लगाएं, पर छात्र संघ चुनाव कराएं ताकि नए युवाओं को आगे आने का मौका मिले। साथ ही साथ मेरा एक जो विशेष निवेदन आपसे मैं वापस माननीय मंत्री जी से करूंगा कि ये जो टेम्परेरी स्टाफ जो लगे हुए हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग के, उनको आप परमानेंट जरूर करें। नई एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए हम प्रयास करें। वहां पे कैरियर काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज के समय में कोई भी कैंपस के अंदर कैरियर काउंसलिंग के लिए नहीं आ रहा। विद्यार्थी हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन होने के बाद में कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो रहे हैं। अगर आप ये चीजें करवाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे युवाओं को एक नई जगह मिलेगी। साथ ही साथ अभी चर्चा चल रही थी वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार की। साहब मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है, माननीय भरतपुर से आने वाले सदस्य ने तो खुल के नहीं कहा, पर मैं सामने एक पट्टी लगी हुई देख रहा हूं, उस पर लिखा हुआ है कि भैया जो बोल रहे हो सत्य बोलो। और मैं सत्य बोल रहा हूं कि जो बड़ी अटैची लाता है उसको वाइस चांसलर बनाते हैं। वाकई जो ये कोई भी हो, कोई भी राज आया, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, निश्चित रूप से जो जितनी बड़ी अटैची लाता है उसको बड़ी यूनिवर्सिटी का चार्ज दे दिया जाता है। आप विचार करें, क्या वाकई वो बड़ी अटैची वाले कुलगुरु जैसे पद पे बैठने लायक है क्या? आप सब बात करें रजिस्ट्रार की, कुलपति की, साहब ये तमाम लोग जो हैं इनको तो विश्वविद्यालय में अपना टेन्योर निकालना है। कुलपति का टेन्योर 3 साल का होता है, वो बड़ी अटैची दे के आते हैं, उनको तो ये लगता है कि साहब 3 साल में कैसे वापस इकट्ठा करें और जाएं। साहब इस दौर में सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? हमारे इस प्रदेश को हो रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी को हो रहा है। आखिर उसका गुनहगार कौन है? अगर हमारे युवाओं और हमारी इस शिक्षा नीति को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है तो इसका गुनहगार कौन? गुनहगार हम लोग यहां पे बैठे हुए 200 के 200। क्योंकि साहब ये चीज हो रही है, हम देख रहे हैं, पर भी हम चुप बैठे हैं, हम मौन बैठे। आखिर कब तक चलेगा ऐसे? साहब इन यूनिवर्सिटीज को बचाएगा कौन? हमारी इस शिक्षा की जो नीति है, ये जो संस्थाएं हैं, इनको बचाएगा कौन? बचाने के लिए लोगों ने हमें भेजा यहाँ पे, और माननीय मंत्री जी बिना तो हाथा जोड़ी करे थोरो है कि साहब आप इस ओर देखें, वरना वाकई ये सिस्टम लैप्स हो जाएगा। साहब रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर को कोई लेना देना नहीं है, वो ठोक ठोका के अपने घरों घर चले जाते हैं। वो बेचारे जो नीचे बैठे स्टाफ है वो दुख के आंसू रोते हैं। वो कहते हैं कि साहब हम हमारी व्यथा कहां है, किसके आम? साहब कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इनकी बड़ी बड़ी पहुंच है। मेरा तो निवेदन है कि आप एक एक दिन आप सर्किट हाउस में मत रुकिए, आप यूनिवर्सिटीज में रुकिए। उन युवाओं के बीच में नवाचार आएगा साहब, नए क्वालिटीज के लड़के आगे आएंगे, आपके लिए रिसर्च करने वाले लड़के आपको मिलेंगे।
आप तो उनको आगे लाएं। निश्चित रूप से आप जो आज कुल गुरु का जो कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, पर कुल गुरु के साथ साथ यूनिवर्सिटी को अपलिफ्ट कैसे करें उसके लिए भी बात करें। हमारी कॉलेजेस के अंदर आज के समय में ज्यादातर प्रोफेसर्स के पद जो है वो खाली पड़े, आप उनको भरे। साहब घना ही बेरोजगार आ रही, बहुत बड़ी गातो नहीं मीना, बड़ा हुआ ना, अपलिफ्ट करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।